गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अपन क्या क्या डेफिनेशन देखेंगे और इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑल ऑफ आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, विच डील विद द स्टडी ऑफ द करेक्टर ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन हेरिडिटी, करेक्टर और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है बैट्सन फर्स्ट यूज द वर्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को जो यूज में लिया था सबसे पहले बैट्सन ने लिया था, और कब लिया था? 1906 में लिया था। देन इसके बाद आता है हेरिडिटी। अपने देखा कि जेनेटिक्स होता है दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। फर्स्ट आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी होता है कि दोज करेक्टर आर ट्रांसफर टू पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। मतलब पेरेंट से जो ऑफ स्प्रिंग में जो करेक्टर आते हैं उनको बोलते हैं अपन हेरिडिटी करेक्टर। ट्रांसमिशन ऑफ द वेरिएशन द जेनेटिक करेक्टर इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जेनेटिक करेक्टर का जाना, जैसे कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आइज, ये वगैरह अपन को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं तो वो कौन सा करेक्टर हो गया? हेरिडिटी करेक्टर हो गया। देन आता है वेरिएशन। द टर्म हेरिडिटी इज प्रोड्यूस बाय द स्पेंसर। सबसे पहले जो हेरिडिटी करेक्टर था इसको यूज में लिया था स्पेंसर ने। कब लिया था? 1863 में लिया था। इसके बाद आता है हेरिडिटी के बाद में आता है वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होता है कि जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, दोनों स्पीसीज के नए करेक्टर आ जाते हैं। किस में? ऑफ स्प्रिंग में। देखो वेरिएशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन ऑकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनमें जीन्स की क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन्स अमोंग लिविंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। होता क्या है, इसमें कोई नया करेक्टर ऐड हो जाता है। जैसे ब्लैक स्किन वाला मेल हो और ब्राउन स्किन वाली फीमेल हो तो उनका जो बेबी होगा उनमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। तो नए करेक्टर का ऐड होना क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। हेरिडिटी क्या होती है कि जो करेक्टर अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आ रहे हैं, जैसे कलर ऑफ आइज, कलर ऑफ हेयर्स वगैरह, वो आ गया हेरिडिटी। तो इन दोनों को स्टडी करते हैं अपन किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। तो जेनेटिक्स एक साइंस की ब्रांच हो गई। देन मेंडलिज्म। मेंडलिज्म में अपन करेंगे मेंडल के बारे में। फर्स्ट इज मेंडल ग्रेगर जोहन मेंडल। मेंडल का जो पूरा नाम था वो था ग्रेगर जोहन मेंडल। इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हेरिडिटी का जो लॉ था वो सबसे पहले किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। बिकॉज ही फर्स्ट प्रपोन द लॉ ऑफ हेरिडिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में सबसे पहला हेरिडिटी का लॉ इन्होंने दिया था। मेंडल वाज बोर्न द 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया। इनका जो बर्थ हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल एक्सपेरिमेंटल, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 1857 टू 1865। हाइब्रिडाइजेशन ऑन द गार्डन पी। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए जो प्लांट लिया था वो था गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसन सटाइवम। और कितने ईयर तक स्टडी की थी उन्होंने? 7 ईयर तक स्टडी की थी। दैन मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं। देन मेंडल डाइड ऑन द 6 जनवरी 1884। देन आता है रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस। मेंडल इस जो जेनेटिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें सक्सेस क्यों हुआ? इससे पहले भी खूब साइंटिस्ट थे जो सक्सेस नहीं हुए थे। क्यों? उनका क्या रीज़न था और मेंडल का क्या रीज़न है सक्सेस होने का? फर्स्ट टाइम मेंडल स्टडी ऑन द वन हेरिडिटी ऑन द वन करेक्टर एट ए वन टाइम। मेंडल ने क्या किया था? एक टाइम में केवल एक ही करेक्टर की स्टडी की थी, जबकि इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक टाइम में एक से ज़्यादा करेक्टर लिए थे तो वो बैठ नहीं पाया था। नेक्स्ट स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द टोटल डाटा ऑफ द हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका पूरा मैथमेटिकल डाटा रखा था। इससे पहले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना कोई एक्सपेरिमेंटल का डाटा नहीं रखा था। तो सक्सेस होने का एक कारण ये भी है। नेक्स्ट मेंडल मेड ऑफ द केयरफुली चॉइस ऑफ द प्लांट फॉर द हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने बाई चांस जो सेलेक्ट किया था प्लांट वो पी प्लांट सेलेक्ट किया था। इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आर्जिमोन वगैरह अदर प्लांट सेलेक्ट किया था जिन्होंने क्या था, अदर करेक्टर डिफ़िकल्ट थे। तो उन्होंने इसका सबसे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि इन्होंने स्टडी के लिए पी प्लांट को चूज़ किया था। सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया? मेंडल ने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया, अदर प्लांट का क्यों नहीं किया? तो देखते हैं इसमें एनुअल प्लांट।
जो ये पी प्लांट होता है वो एनुअल प्लांट होता है, यानी कि 6 महीने में बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाता है। पॉसिबली डन इन द लेस टाइम, इसलिए इसको क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। मतलब पी प्लांट है वो एनुअल प्लांट है तो इसको टाइम कम लगता है, तो ये बार बार स्टडी कर सकते हैं। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। तो इससे क्या करवाने में हेल्प रहेगी, सेल्फ पोलिनेशन अपने आप हो जाएगा। देन आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, पी के अंदर आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन की जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, बाय इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होता है कि जिस फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों हैं, एक इस फ्लावर में से मेल को हटा देंगे और इस फ्लावर में से फीमेल को हटा देंगे, तो इससे क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। एक फ्लावर में से मेल को हटाएंगे, एक में फीमेल को हटा देंगे, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इमेस्कुलेशन। देन मेंडल चूज द 7 करेक्टर, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो 7 करेक्टर चूज किए थे वो ऐसे हैं। फर्स्ट करेक्टर उन्होंने लिया था हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट में इसके दो ट्रेड हो सकते हैं, या तो प्लांट टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है। तो वो टॉल होता है वो डोमिनेंट करेक्टर है, और जो रेसेसिव ड्वार्फ था वो रेसेसिव करेक्टर था। लेकिन मेंडल ने कैसे किया, ये मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करके फिर आइडेंटिफाई किया था कि दोज करेक्टर आर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट करेक्टर एंड डू नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन कॉल्ड रेसेसिव करेक्टर। जो F1 जनरेशन में शो हो रहा था वो डोमिनेट था, जो नहीं हो रहा था वो रेसेसिव करेक्टर था। इस बेस पर उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है। नेक्स्ट था पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर की प्लांट में फ्लावर कहाँ लग रहा है, एक्जियल में लग रहा है या फिर टर्मिनल लग रहा है। एक्जियल मतलब साइडों में लग रहा है और टर्मिनल का मतलब सीड्स पे लग रहा है, ऐसा इस बेस पर। नेक्स्ट है कलर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का कलर क्या था, वॉयलेट और वाइट। वॉयलेट डोमिनेंट था एंड वाइट रेसिसिव था। देन शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड का मतलब हो गया फली। फली की शेप कैसी थी, इन्फ्लेटेड फुली हुई फली थी या फिर कंस्ट्रक्टेड यानी कि पिचकी हुई थी। देन कलर ऑफ पॉड, जो फली थी उसका कलर कैसा था, ग्रीन डोमिनेंट एंड येलो रेसिसिव था। देन शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड की बात करें तो राउंडेड, गोल या फिर कैसा होगा, रिंकल जुरीदार होगा। देन कलर ऑफ द सीड। सीड के कलर की बात करें तो येलो एंड ग्रीन। येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रेसिसिव करेक्टर। देन रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म का मतलब हो गया कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट डिस्कवर किए थे वो जनरली और साइंटिस्टों के समझ में नहीं आए थे। फिर इसके बाद में जब दोबारा से इसको रिकवर किया गया, खोजा गया, तो उनको पता चला कि ये तो पहले भी ऐसा हो चुका था। तो वो रीडिस्कवरी कौन से 3 साइंटिस्टों ने की थी, वो है जो मेंडलिन की जो रीडिस्कवरी थी वो 1900 में की गई थी, जबकि मेंडल ने जो हेरिटेंस का दिया गया था वो था 1865 में। कौन कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी, फर्स्ट था हुगो डी व्रीज, ये हॉलैंड के थे। नेक्स्ट कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी के थे। और वॉन सैर मैक, ये ऑस्ट्रिया के थे। इन तीनों साइंटिस्टों ने अलग अलग जगह रह करके मटर पे वही स्टडी की थी। तो इन तीनों का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल एज ए मेंडल ही था। तो इनकी जो डिस्कवरी थी उनको उन्होंने नाम दे दिया था रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मतलब कि ये डिस्कवरी भी किसी मेंडल की ही रह गई थी। दैन इसके बाद आता है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक्स में अपनी जो टर्म्स जो यूज में ली जाती है वो मेनली है, फर्स्ट है जीन। जीन, द फैक्टर विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। जीन क्या होता है, जीन होती है किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। तो मेंडल ने इसको जीन नाम नहीं दिया था, मेंडल उसको फैक्टर बोलता था। उसे बोला गया कि ये पी प्लांट है वो टॉल। जीन, द फैक्टर विच कंट्रोल एनी वन कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। जीन क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन होती है। जीन को मेंडल ने नाम नहीं लिया था, मेंडल ने इसको बोला था फैक्टर। उन्होंने कहा कि कोई प्लांट टॉल हो रहा है तो इसके पास कोई ना कोई फैक्टर है जो उसको टॉल कर रहा है। कोई प्लांट अगर ड्वार्फ है तो उसके पास कोई ना कोई फैक्टर है जो उसको ड्वार्फ कर रहा है। अब जब डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी के बाद उस फैक्टर को क्या नाम दिया गया, जीन दिया गया। तो द वर्ड फैक्टर वाज यूज बाय द मेंडल फॉर जीन। जीन के लिए मेंडल ने क्या यूज में लिया था, फैक्टर लिया था, क्योंकि उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था। देन द टर्म जीन वाज लेटर ऑन द गिवन बाय जॉनसन। सबसे पहले जो जीन वर्ड दिया था वो किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। देन इसके बाद आती है एलिल। एलिल रिप्रेजेंटिंग द 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। एक जीन की 2 अल्टरनेट फॉर्म होती है, उसको अपन बोलते हैं एलिल। अल्टरनेट फॉर्म कैसे हो सकती है, जैसे एक करेक्टर है हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट के 2 फॉर्म हो सकते हैं, टॉल और ड्वार्फ। अब टॉल को कैपिटल टी से और ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलिल हो जाएगी। तो एलिल क्या होती है, 2 अल्टरनेट फॉर्म ऑफ
जीन। एग्जाम्पल दे रखा है द जीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर फॉर कैपिटल टी फॉर टॉलनेस के लिए एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस के लिए। एलिल फॉर द हाइट इन द गार्डन पी, मतलब कि हाइट के लिए दो होती है, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, एलिल हो जाएगी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है, एलिल है। देन इसके बाद आता है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, आइडेंटिकल एलिल। आइडेंटिकल एलील ऑफ ए जीन, एक जीन की दो आइडेंटिकल एलील होती है, जैसे सेम हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों सेम है, सेम है तो ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। होमो मीन्स सेम होता है। देन इसके बाद आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट एलील ऑफ ए जीन, एक जीन की दो एलील होती है डिफरेंट, एक कैपिटल हो जाएगा और एक स्मॉल हो जाएगा। जब कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में होगा तो वो हो जाएगा हेट्रोजाइगस कंडीशन। देन आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप होता है कि बाहर से देखकर, फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से देखकर किसी करेक्टर को आइडेंटिफाई करना। जैसे बाहर से देखकर अपन पता कर सकते हैं कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, इसी को बोलते हैं फिजिकल फिनोटाइप। फिनोटाइप होता है द एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरेक्शन द जीन्स एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब ये टॉल और ड्वार्फ किस किस कारण हो सकता है, एक तो जीन के इंटरेक्शन के कारण, पेरेंट्स के कारण हो सकता है, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण हो सकता है। तो बाहर से देखकर किसी करेक्टर को आइडेंटिफाई करना क्या होता है, फिनोटाइप होता है, जैसे टॉल या फिर ड्वार्फ होता है। एग्जाम्पल है हाइट के लिए, जैसे टॉल है या ड्वार्फ है ये। देन आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है किसी करेक्टर को आइडेंटिफाई करना जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि डीएनए को देखकर अपन उसकी आइडेंटिफाई करते हैं कि टॉल है या ड्वार्फ है, तो वो होता है जीनोटाइप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल दे रखा है होमोजाइगस टॉल, कि वो होमोजाइगस टॉल है या फिर हेटेरोजाइगस टॉल है, ये अपन को किससे पता चलेगा, ये अपन को जीनोटाइप से पता चलेगा। क्योंकि बाहर से देखने पर तो अपन को वो दोनों टॉल दिखेंगे, लेकिन कौन सा वाला होगा, होमोजाइगस वाला होगा या हेटेरोजाइगस वाला होगा, ये अपन को डीएनए की स्टडी से पता चलेगा। तो ये होता है जीनोटाइप। देन डोमिनेंट करेक्टर। डोमिनेंट करेक्टर क्या होता है, वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में शो हो जाता है वो डोमिनेंट करेक्टर होता है। जैसे अपन टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस करा रहे हैं और F1 जनरेशन में अगर टॉल आ रहा है तो इसका मतलब टॉल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और जो नहीं आ रहा है, जैसे कौन सा वाला नहीं आया, ड्वार्फ वाला नहीं आया, तो वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। तो दोज करेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, तो जो करेक्टर F1 जनरेशन में शो हो रहा है वो डोमिनेंट करेक्टर है, और जो नहीं हो रहा है वो कौन सा हो जाएगा, रेसेसिव करेक्टर हो जाएगा। मैंने अपन को 7 करेक्टर की स्टडी करके फिर बताया था। जैसे हाइट ऑफ प्लांट की उन्होंने डोमिनेंट बताया था, कौन सा होता है, टॉल, और ड्वार्फ कौन सा होता है, रेसेसिव होता है। वो कैसे करवाया उन्होंने, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया, और जो F1 जनरेशन में शो हुआ था वो टॉल था, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि टॉल होता है वो डोमिनेंट करेक्टर होता है, और जो ड्वार्फ होता है वो कैसा होता है, रेसेसिव करेक्टर होता है। तो एक्सपेरिमेंटल बेस उन्होंने वो टेबल बनाई थी। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, मोनो मीन्स होता है एक, अगर एक टाइम में एक ही करेक्टर की स्टडी करते हैं तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस द स्टडी इन इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल पेयर ऑफ द एलील, अगर एक ही करेक्टर की एक टाइम में स्टडी करें तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक टाइम में अगर अपन 2 की करते हैं तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, 3 की करते हैं तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, और अगर बहुत सारों की करते हैं, मोर देन 1 करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। देन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस क्या होता है, व्हेन द क्रॉस द F1 जनरेशन रेसेसिव पेरेंट्स, अगर F1 जनरेशन का क्रॉस किससे कराते हैं, उसके रेसेसिव पेरेंट्स से कराते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस में अपन क्या कराते हैं, F1 जनरेशन का क्रॉस किससे कराते हैं, उसके डोमिनेंट पेरेंट्स से कराते हैं, तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस आप उसके डोमिनेंट से करा रहे हो, जैसे कैपिटल टी से करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन बैक क्रॉस, और रेसेसिव से करा रहे हैं तो इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। देन बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में होता क्या है, अपन ने लिए हैं ये टॉल पेरेंट्स और ये ड्वार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, पेरेंट्स है। फिर इन पेरेंट्स अपन क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट्स बन गए, इन गैमेट्स का जैसे फ्यूजन होगा तो F1 जनरेशन मिल जाएगी। इस F1 जनरेशन में सारे के सारे करेक्टर कैसे है, टॉल। इसका मतलब ये होता है कि अपने पास टॉल और ड्वार्फ थे, इसमें से F1 जनरेशन में केवल कौन सा शो हो रहा है, टॉल। इसका मतलब टॉल कौन सा करेक्टर है, डोमिनेंट करेक्टर है, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में शो होता है। और कौन सा शो नहीं हो रहा, ड्वार्फ नहीं हो रहा, इसका मतलब ड्वार्फ क्या है, रेसेसिव करेक्टर है।
अब अपन बैक क्रॉस में कराते क्या है, जो अपने पास ये F1 जनरेशन आई है ना, इस F1 जनरेशन का ही क्रॉस, ये F1 जनरेशन आई है, इस F1 जनरेशन का क्रॉस अपन किसी भी पेरेंट से करा सकते हैं, डोमिनेंट से भी करा सकते हैं और रेसेसिव से भी करा सकते हैं। दोनों में से किसी से भी अगर अपन क्रॉस कराते हैं तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। F1 जनरेशन का क्रॉस किसी भी पेरेंट से कराते हैं तो इसको बोलते हैं अपन बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशो होता है वो सारे के सारे ऑल टॉल होंगे, लेकिन जो जीनोटाइपिक रेशो होता है वो 1:1 होता है। इसका मतलब कि 50% तो कैसे होंगे, होमोजाइगोटिक टॉल होंगे, और 50% कैसे होंगे, होमोजाइगोटिक ड्वार्फ होंगे। अब बैक क्रॉस भी दो टाइप का हो गया, बैक क्रॉस दो टाइप का हो गया। अगर अपन F1 जनरेशन का क्रॉस, F1 जनरेशन का क्रॉस उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इसको टेस्ट क्रॉस बोल देंगे, और F1 जनरेशन का क्रॉस उसके डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो इसे अपन आउट क्रॉस बोल देंगे। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, बैक क्रॉस का मतलब होता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से करा दे तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। अब बैक में दो टाइप हो गया, अगर अपन रेसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं F1 जनरेशन का तो वो हो गया टेस्ट क्रॉस, और अगर अपन डोमिनेंट पेरेंट से करा रहे हैं तो वो हो जाएगा आउट क्रॉस। कैसे, सबसे पहले ये तो हो गया F1 जनरेशन, ये हो गया रेसेसिव पेरेंट। रेसेसिव पेरेंट इनकी क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स बन जाएंगे। गैमेट्स बनने के बाद इनका क्रॉस कराएंगे कैपिटल, देन ये F1 जनरेशन का क्रॉस कराएंगे रेसेसिव पेरेंट से। तो सबसे पहले इनमें गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए गैमेट्स। अब इस गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और F1 जनरेशन बनेगी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो अपने पास 50% हो गए टॉल और 50% हो गए ड्वार्फ। तो अपना फिनोटाइपिक रेशो है वो हो गया 1:1 हो गया, क्योंकि टॉल हो गए 50% और 50% कैसे होंगे, ड्वार्फ हो गए हैं। ऐसे ही जीनोटाइपिक रेशो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशो भी कितना मिलेगा अपन को, 50% मिल रहा है। क्यों, क्योंकि अपने पास हेट्रोजाइगस वाले ये टॉल है वो तो आ रहा है 50% एंड ड्वार्फ आ रहे हैं 50%। तो फिनोटाइपिक रेशो और जीनोटाइपिक रेशो कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। सेम आउट क्रॉस में भी 1:1 ही होगा। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस में अपन क्या करते हैं, पेरेंट्स को चेंज कर देते हैं। जैसे पहले अगर अपन ने कैपिटल टी को मेल लिया है तो आपकी, और स्मॉल टी को फीमेल लिया है, तो सेकंड क्रॉस में अपन क्या कर देंगे, कैपिटल टी को मेल ले लेंगे और कैपिटल टी को फीमेल ले लेंगे और स्मॉल टी को क्या ले लेंगे, मेल ले लेंगे। तो अपन ने जो सेक्स था वो चेंज कर दिया है, रेशियो वो का वही रहेगा जो पहले था। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दिया है। जिसको पहले मेल माना था उसको फीमेल कर दिया है, और जिसको फीमेल माना था उसको मेल कर दिया है। दैन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स ने अपने 3 नियम दिए थे, कौन कौन से थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनमें फर्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस उन्होंने क्या किया, पेरेंट लिया कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उन्होंने क्रॉस करवाया, क्रॉस F1 जनरेशन में कैपिटल टी का स्मॉल टी से, तो कैपिटल टी, देन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल प्लांट्स कैसे आए, कैपिटल ऑल आए टॉल। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि जब डोमिनेंट और रेसेसिव करेक्टर दोनों साथ होंगे तो डोमिनेंट ही अपना करेक्टर शो करता है। अपने पास ये है टॉल और ये है ड्वार्फ, लेकिन अपीयर कौन सा हो रहा है, केवल टॉल हो रहा है। इस वाले केस में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों साथ है तो डोमिनेंट की ही चल रही है, यहाँ भी डोमिनेंट की चल रही है, यहाँ भी डोमिनेंट और यहाँ भी डोमिनेंट। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंट। देन आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में टॉल और ड्वार्फ ये गैमेट्स, ये F1 जनरेशन में अपन ने देखा है कि F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन F2 जनरेशन बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन स्मॉल टी। ये हो गया F2 जनरेशन। तो अपन ने ये भी टॉल लिया था और ये भी टॉल था। जब दोनों
F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस कराते तो ये भी टॉल का जब अपन ने गैमेट्स बनाए और गैमेट्स से F2 जनरेशन बनाई थी, ये दोनों टॉल थे, लेकिन ये भी क्या आ रहा था, टॉल आ रहा था। ये तीन तो टॉल आ रहे थे और ये क्या आ रहा था, ड्वार्फ आ रहा था। जबकि पेरेंट्स में दोनों कैसे थे, टॉल थे। तो टॉल में से रेसेसिव करेक्टर का सेपरेट होना क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये होता है कि जो रेसेसिव करेक्टर होता है वो अपनी होमोजाइगस कंडीशन में आकर ही क्या होगा, सेपरेट होगा। रेसेसिव, इसमें भी रेसेसिव करेक्टर है लेकिन वो शो नहीं हो रहा है, इसमें शो होगा, क्योंकि रेसेसिव करेक्टर तभी शो होता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। तो ये टॉल था और टॉल के अंदर से रेसेसिव करेक्टर सेपरेट हो गया, इसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फिनोटाइपिक रेशियो मतलब बाहर से देखने पर ये तीनों तो टॉल दिखेंगे और एक क्या दिखेगा, ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो मीन्स होता है जेनेटिकल स्टडी करेंगे तो एक तो आ रहा है होमोजाइगस वाला और दो आ रहे हैं हेट्रोजाइगस वाले और एक आ रहा है ड्वार्फ वाला होमोजाइगस रेसेसिव आ रहा है। तो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। देन थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा कि अगर अपन दो या दो से ज़्यादा करेक्टर की स्टडी करेंगे तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंड रहेंगे, एक दूसरे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है, जबकि इससे पहले वाले दोनों थे वो किस पर बेस थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस थे। डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया कि इसमें अपन दो करेक्टर लेंगे। फर्स्ट ले रहे हैं शेप ऑफ सीड राउंड एंड रिंकल एंड कलर ऑफ सीड येलो एंड ग्रीन, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे। ये हो गया राउंड एंड येलो और ये हो जाएगा रिंकल एंड ग्रीन। तो इनसे ये गैमेट्स बनेगा कैपिटल वाई और कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। फिर इनसे ये गैमेट्स बना कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसका इसी के साथ में सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो जो गैमेट्स बनेंगे वो बनता है अपने पास। अपन पहले तो ऐसे करेंगे, दो जगह तो कैपिटल वाई रिप्रेजेंट कर देंगे और दो जगह कर देंगे स्मॉल वाई। गैमेट्स कैसे बनाते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, दो जगह तो अपन करेंगे कैपिटल वाई एंड दो जगह कर देंगे स्मॉल वाई। देन इसके बाद में अपन एक बार कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया। अब इसको अपन चेकर बोर्ड में शो करते हैं। देन ये सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं। सेल्फ पोलिनेशन कैसे कराएंगे, फर्स्ट अपन ले रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर लेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, देन स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये का ये सेम इधर ले लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब इनसे अपन F1 जनरेशन बनाएंगे तो कैपिटल आर, फिर आ रहा है कैपिटल वाई एंड स्मॉल कैपिटल आर, देन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। कैपिटल वर्ड को पहले लिखते हैं और रेसिसिव को बाद में। ये कैपिटल आर। ऐसे जब अपन पूरा चेकर बोर्ड तैयार कर लेंगे तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, वो आएगा 9:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1 एंड 2:4:2 एंड 1:2:1 आएगा। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो है डाईहाइब्रिड क्रॉस का। डाईहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1 होता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल्स ने अपने लॉ दिए थे, उनका डेली लाइफ में अपने क्या क्या बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट है यूज फॉर द डोमिनेंट करेक्टर आर फाउंड। मेंडल्स लॉ से अपन को ये पता चल गया कि एक तो कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रेसिसिव है। ये मेंडल के फर्स्ट लॉ से पता चला है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। नेक्स्ट जीन कंसेप्ट इज प्रूव बाय द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में अपन को ये पता चल गया कि रेसिसिव जीन होती है वो अपने आप में क्या हो सकती है, सेपरेट हो सकती है, डोमिनेंट से अलग हो सकती है। तो जीन कंसेप्ट अपन को मेंडल के लॉ से ही पता चला है।
नेक्स्ट इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ प्लांट, अपन प्लांट की वेराइटी भी सुधार सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? जैसे टॉल दो प्लांट के बीच में अगर अपन क्रॉस कराएंगे तो उनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो भी टॉल होगा, तो इससे अपन क्या करा सकते हैं, प्लांट की वेराइटी को इम्प्रूव करा सकते हैं। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द यूजेनिक्स। यूजेनिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर ह्यूमन का डेवलपमेंट किया जाता है, तो ये यूजेनिक्स में भी हेल्प करती है। मेंडल्स लॉ है वो यूजेनिक्स में भी अपनी हेल्प करेंगे।